So we'll start with new chapter today, which is a very simple and very interesting chapter. बहुत ही simple है. थोड़ा सा पार्ट इसका थ्योरी है, उतना पार्ट we will cover through PowerPoint presentation and then we'll switch to normal method of teaching. तो जैसा नाम है structure of atoms and nuclei. Now we want to understand what is exact structure of atom. और अभी का जो accepted theory है, as you know, कि atom consists of electrons which are revolving around nucleus. एंड देन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. वो अभी का टेम्पररी एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिकॉज साइंस में नथिंग इज परमानेंट, दिस इज टेम्पररी. लेकिन हम थोड़ा सा हिस्ट्री से जाएंगे कि सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया, व्हाट वर द अजम्पशंस ऑफ दैट मॉडल, फिर वो मॉडल क्यों फेल हुआ, फिर उसके बाद कौन सा मॉडल आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो थोड़ा सा ये पता होना ज़रूरी होता है कि हाउ different things have progressed, how structure of atom, different atomic models have progressed. So we'll start with the introduction to atomic models. तो सबसे पहला atom का जो मॉडल था, the first attempt to explain in I'm saying modern times. तो modern times में जो first attempt था to explain what is an atom was made by Dalton. तो Dalton का जो atomic model था, it was given in 1808. आज से लगभग 200 and few years back, 216 साल, something like that. Good. तो Dalton's atomic model. तो basically according to Dalton, all the matter is composed of small, hard and indivisible particles called as atoms. तो basically अगर आप एक substance को या matter को तोड़ते जाओगे, तो सबसे छोटा जो particle बचेगा, which cannot be further divided, is known as atom. और एटम का एक्चुअल मतलब ही होता है इंडिविजिबल. सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, हार्ड एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. एंड देन अगर मेरे पास एक गिवन एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हीलियम, तो मेरे पास किसी भी एक गिवन एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ एटम्स है तो उन सबका साइज और शेप सेम होगा. तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मतलब दे हैव सेम शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम वॉल्यूम एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मास. तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे सबका शेप और सबका मास इज सेम. हीलियम के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास भी सेम. सो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मास. देन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. और आपको पता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंपाउंड इज basically molecule. So atoms combine to form a molecule which is the smallest unit of a compound. Good. Then अब ये जो Dalton's atomic model है, basically ये क्यों हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, because of an accidental discovery made by Thomson. तो J.J. Thomson was working with, if you remember, मैंने बीच में बताया था आपको, with discharge tubes. Discharge tube में normally you have a cathode, you have a anode. मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. तो all of a sudden when Thomson was working with discharge tube, what he noticed, एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब था, मतलब ट्यूब में एक कैथोड है एक एनोड है, तो एनोड के पीछे जो ग्लास है वहां पे टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट आर अपियरिंग. टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट, रिमेंबर लाइट, बाद में चेंज करूंगा इस स्टेटमेंट को मैं. तो थॉमसन परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स with a glass vacuum tube wherein a voltage was applied between two electrodes inside a evacuated tube. तो एक evacuated glass tube में there are two electrodes, a cathode and a anode. तो इन दोनों electrode के बीच में a high voltage was applied. The cathode was seen to emit rays. Cathode were seen to emit rays which produce a glow, मतलब tiny flashes of light when they struck the glass behind the anode. तो कैथोड से कुछ रेस निकले जो एनोड के पीछे ग्लास था वहां पे टाइनी फ्लैशेस प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से. तो द कैथोड वाज सीन टू एमिट रेज. पहले तो लगा कि ये रेज है व्हिच प्रोड्यूस अ ग्लो व्हेन दे स्ट्रक द ग्लास बिहाइंड द एनोड. तो इनिशियली ऐसा लगा कि वो बेसिकली रेज है इसलिए उसको रेज बोला है. लेकिन जब फर्दर स्टडी हुआ, सो बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेज, Thomson concluded that the rays are made up of negatively charged particles. तो वो जो रेज थे वो एक्चुअली रेज नहीं थे, दे वर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. और ये था फर्स्ट टाइम व्हेन
negatively charged particles were given a name called as electrons. So 1808, 1808 and then 1903. There's a difference of around 95 years. तो 95 ईयर्स तक ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं फॉर एटॉमिक मॉडल्स. तो लगभग 95 ईयर्स तक हम यही मानते रहे कि एटम्स आर फर्दर इंडिविजिबल, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड. तो व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, इट वाज सीन दैट कैथोड इज इमिटिंग सम काइंड ऑफ रेस, बट बाय फर्दर एनालिसिस. अब बोलोगे फर्दर एनालिसिस में क्या किया? अगर रेज होते मतलब फोटॉन्स होते, एंड अभी तुमको ये पक्का पता है क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में बहुत देखा फोटॉन के बारे में. फोटोन के पास चार्ज होता है क्या? नहीं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अगर मैं फोटॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करता हूँ, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यू हैव टू प्लेट्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. गुड. तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फोटॉन्स को पास कर दिया तो दे शुड नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, दे शुड पास स्ट्रेट, क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं होता. वेयरइन अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहा हूँ, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, so they will be deflected. तो ये जो rays थे, when they were passed through electric field, they were deflected by the electric field. तो ऐसा समझ में आया कि ये एक्चुअली रेज नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल्स है. और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ से समझ में आता है कि कौन से चार्ज पार्टिकल्स है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. तो डिटेल्ड एनालिसिस डन बाय थॉमसन tells us that these were not rays but they were negatively charged electrons. Okay, good, आता clear. अब based on this थॉमसन ने खुद का एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिया. तो this demonstrated that atoms are not indivisible, they can be further divided, they contain electrons which are emitted by the cathode. Thomson proposed this model of an atom in 1903. According to this model, an atom is a sphere having uniform positive charge in which electrons are embedded. अभी ये कहाँ से आया? देखो साइंस में ना सिर्फ मैंने बोल दिया तुमने बोल दिया नहीं चलता है, यू हैव टू एक्सप्लेन. जब थॉमसन ने बोला कि ये जो रेज है दे आर नॉट एक्चुअली रेज, दे आर पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इफ यू आर सेइंग कि कैथोड में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बाहर आया? तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन थॉमसन गेव हिज मॉडल ऑफ एन एटम. उसने क्या बोला कि एटम इज अ स्फीयर, राइट, सॉलिड स्फीयर. और ये सॉलिड स्फीयर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. इस सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल पीसेस. तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट. जस्ट लाइक मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, हाइड एंड सीक बिस्किट देखा है आपने? तो उसमें कैसा होता है? एक बिस्किट होता है, मतलब बेस होता है, और बेस के ऊपर छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट पॉजिटिव चार्ज इज लाइक बेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक पीसेस ऑफ चॉकलेट, राइट. इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल. So this model is referred to as plum pudding model, where plum is positive charge and puddings, toppings, small pieces of chocolate or cherry, they are like electrons. क्योंकि उसको तो एक्सप्लेन करना था ना कि पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा, तो he said कि पॉजिटिव चार्ज is a solid sphere, it cannot come out, it is heavy, लेकिन who is coming out? Negatively charged particles. और by the way, negatively charged particles are discrete, अलग अलग, और पॉजिटिव चार्ज इज सिंगल यूनिट. क्योंकि सॉलिड स्फीयर बोल दिया तुमने, तो सॉलिड स्फीयर एक ही स्फीयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे आर डिस्क्रीट, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट पॉजिटिव चार्ज इज कंटिन्यूअस, राइट. गुड. देन द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, रेंडरिंग इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है. तो ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना है? 0. तो atom is electrically neutral. As a whole, solid sphere is uniformly positively charged. The positive charge cannot come out, and only the negatively charged electrons, which are small, can be emitted. ये तो मैं तुमको पहले से बता चुका हूँ. पक्का? Good. Sure. यहाँ तक clear? तो पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? Dalton. According to Dalton's atomic model, atom is
is indivisible. Atom cannot be divided. So all the matter is composed of small, hard and indivisible particles known as atoms. लेकिन accidentally when Thomson was working with discharge tubes, he found कि कैथोड से कुछ रेज इमिट हो रहे हैं जो एनोड के पीछे जाके टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेट कर रहे हैं. फर्दर स्टडीज ऑफ दिस रेज शोड दैट कि ये रे है ही नहीं, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स. कौन सा चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स. और फिर बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही क्यों बाहर आ रहा है, पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है. तो वो समझाने के लिए जे थॉमसन ने खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इट कैन नॉट कम आउट. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एम्बेडेड, छोटे छोटे पीसेस है इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट बट पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कम आउट. पक्का. फिर डेफिनेटली हर एक मॉडल के कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ फेल्यूर होते हैं. ऑफ कोर्स देयर वर सर्टन फेल्यूर्स, सर्टन ऑब्जर्व फेनामेना जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए. देयर आर सर्टन ऑब्जर्व फेनामेना विच दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन. विच मॉडल, थॉमसन मॉडल. बराबर. और थॉमसन मॉडल को चैलेंज करने के लिए रुदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को काम पे लगा दिया. ही ऑफ कोर्स ही वाज अ प्रोफेसर, ही हैड स्टूडेंट्स. तो उन्होंने 2 स्टूडेंट पकड़े तो बोला ऐसा करो वैसा करो वैसा करो. तो वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट. तो अभी देखोगे अब वो क्या होता है, गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट. एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने खुद का एक मॉडल दे दिया, एटॉमिक मॉडल. तो विल सी वन बाय वन. So in order to understand the structure of atom, Rutherford suggested an experiment for scattering of alpha particle by atoms. तो ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है, वेरी फेमस, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसी एक्सपेरिमेंट का नाम गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट भी है. सेम एक्सपेरिमेंट है, कोई अलग चीज नहीं है वो, राइट. तो द आइडिया वाज, पहले तो समझ लो किया क्या, अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया, किस पे, एटम्स पे. किसके एटम पे, हेवी एलिमेंट. अभी हेवी एलिमेंट क्यों समझेगा थोड़ी देर से. तो बेसिकली दे टू गोल्ड फॉइल. तो गोल्ड फॉइल पे हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर दिया. तो अल्फा पार्टिकल जब टारगेट मतलब गोल्ड पे जाएगा तो गोल्ड एटम और अल्फा पार्टिकल में इंटरेक्शन होगा. उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा. और स्कैटरिंग कौन से एंगल पे कितना कितना स्कैटरिंग हुआ, ये ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड का मॉडल आया. But basic idea is, what is the basic idea here is that what were used, alpha particles. They were scattered by atoms. What are alpha particles? Helium nucleus. So they are positively charged. Good. Then alpha particles are helium nuclei and are positively charged. तो ये basic उसका experimental setup है, where you can see there is a source of alpha particle, there is a collimator. अभी जिनको collimator नहीं पता बता देता हूँ. पहली बात तो कॉलीमेटर के 2 काम है. एक है अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना हाई स्पीड पे. तो कॉलीमेटर यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए. क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव कॉलीमेटर. गुड. और कॉलीमेटर का ओरिजिनल काम होता है बीम को फोकस करना. रिमेंबर, जिस सोर्स में से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन क्या होता है पता है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना ये स्प्रेड होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन. अब इन सारे अल्फा पार्टिकल्स को मुझे वापस फोकस करना है, एक फोकस्ड बीम बनाना है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉलीमेशन. क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कॉलीमेशन. सो कॉलीमेशन इज नथिंग बट ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल इनटू नैरो बीम, राइट. तो ये कॉलीमेटर का काम है इस अल्फा पार्टिकल के बीम को नैरो बनाना, राइट. और दिख भी ऐसे भी एक लाइन दिखा रहा हूं मैं. इसका मतलब सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स आर फोकस्ड इनटू सिंगल बीम. ऊपर से ये एक्सिट भी करेगा. एंड देन यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल दिख रहा होगा आपको. तो देयर इज अ गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे याद रखना है गोल्ड फॉइल है. तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है दे वर बेसिकली बम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉइल. और गोल्ड फॉइल के पीछे यू हैव अ स्टैंड, सर्कुलर शेप का स्टैंड है, उस पर डिटेक्टर है. और ये जो डिटेक्टर है इट कैन बी मूव्ड ऑन दिस सर्कल. तो ये एक्चुअली पूरा कंप्लीट स्फीयर होता है. दिस इज अ स्फेरिकल डिटेक्टर.
स्पेरिकल डिटेक्टर पे हम लोग, और दिस इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोप काइंड ऑफ थिंग, तो उसको तुम ऐसा घुमाते रहते हो और आप अलग अलग एंगल पे चेक करते हो कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे, गोल्ड फॉइल से स्कैटर होने के बाद कितने 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 एंगल पे कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स गए। गुड। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गीगर एंड मार्सडेन, एज आई टोल्ड यू, ये रुदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, तो इस एक्सपेरिमेंट के दो नाम है, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट या फिर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, बता तो दिया मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कॉलीमेटर एंड गोल्ड फॉइल विच इज टारगेट फॉइल, एंड मूवेबल सर्कुलर डिटेक्टर, ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप। पक्का? तो एज यूजुअल हर एक थ्योरी टॉपिक में तुमको जो फ्लो बताया मैंने वही फ्लो यहाँ पे रखा है। इंट्रोडक्शन, you need to have a diagram, you have to explain construction and then you have to explain working. Good. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, it is too simple. कंस्ट्रक्शन में क्या ही है, it consists of 4 important parts. One is source of alpha particle, other is collimator. थोड़ा लिख देना, source of alpha particle basically produces alpha particle. Collimator has 2 roles to perform. Number 1, to excite the alpha particles to desired or required speeds, and also to focus all the alpha particles into narrow beam. Then you have a gold foil, right, which is used for scattering of the alpha particles. Then you have a detector which is used to detect the alpha particles at different angles. Simple, एकदम simple. Good. Then how does it work? बहुत simple है। तो ये अभी आपको याद होना चाहिए experimental setup. It is too simple. Alpha particles from the source are focused into a narrow beam with the help of a collimator. This focused beam of alpha particle is made to fall on the gold foil. The scattered particles produces scintillations on the screen. ये screen का end गायब हो गया, ठीक है। What are scintillations by the way? You know scintillations? नहीं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ऊपर देखो। Do you see this laser beam? Yes. Now what is happening to this laser beam? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? On off मतलब tiny flashes of light. इसको बोलते हैं scintillations. When you say flashes of light, these are known as scintillations. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको scintillation बोलते हैं। और लॉजिकली क्यों होना चाहिए? ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स है प्रोड्यूस scintillation क्यों? पता है? क्योंकि ये जो डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर, इसको तुम अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो देखो, नहीं तो तुम यहाँ पे एक देयर इज अ मटेरियल, सुना होगा आपने, फॉस्फोरस सुना है? तो फॉस्फोरेंस में क्या होता है कि व्हेन द पार्टिकल्स हिट द स्क्रीन इट प्रोड्यूसेस स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल आके हिट करेगा क्या जनरेट होगा? फ्लैश ऑफ लाइट। दूसरे का हिट क्या क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लैश ऑफ लाइट। सो दीस आर कॉल्ड एज scintillations. The scintillations were measured with the help of a microscope which can be moved to cover different angles. अभी बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब you have to think, जब हमको पता ही नहीं था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उस टाइम पे ये सब सोचना इज अ बिग डील। और ऊपर से तब टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस थे, तो उन बेचारों को तो मैन्युअली एक एक एंगल पे काउंट करना पड़ गया तो द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कि कितने कितने अल्फा पार्टिकल कितने कितने एंगल पे आ रहे हैं। तो वाज नॉट अ वेरी सिंपल जॉब। एंड आई टोल्ड यू कि गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया बताऊंगा मैं, तो ठीक है अभी बता देता हूँ बिफोर वी गो अहेड। ऑफ कोर्स देखिए तुमको थोड़ा सा ना स्कैटरिंग का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल एज यू नो इज हेलियम न्यूक्लियस। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है ऑलमोस्ट सेम, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हेवी पार्टिकल है। अब जब हेवी पार्टिकल किसी और एटम पे जाके स्कैटरिंग मतलब इंटरेक्शन करने वाला है तो क्या होगा पता है? बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन वो जो एटम है टारगेट का अगर वो लाइट हुआ तो खुद अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? हेलियम न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और उस एटम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट एटम, और अगर टारगेट एटम लाइट हुआ तो बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, क्या होगा? वो जो टारगेट एटम है खुद अपनी जगह से सरक जाएगा, राइट? अगर वही अपनी जगह से सरक गया तो अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाएंगे ना। तो यू डोंट वांट कि टारगेट एटम शुड लीव इट्स पोजीशन, वो अपनी जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि लाइट रहा
तो इंटरेक्शन की वजह से बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन टारगेट एटम भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो जो भी डेटा तुमको मिल रहा है वो रॉन्ग डेटा है, और रॉन्ग डेटा से तुम कुछ कंक्लूजन करोगे तो वो भी रॉन्ग आने वाला है। तो हमने क्या किया, गोल्ड का एटम लिया। क्यों? हेवी है। व्हाट इज मास? एटॉमिक मास नंबर, मतलब मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड एटम। मुझे पता था आपको नहीं पता होगा, आई वॉज क्वाइट श्योर। हम हर धनतेरस के दिन गोल्ड लेने तो जाते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू नो साइंटिफिकली कि गोल्ड क्यों लेने जाते हो? महंगा है इसके लिए? इट हैज सम एक्सेप्शनली गुड प्रॉपर्टीज। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ कोर्स। यस, हम लोग उसको वायर में नहीं यूज करते। मेरे पास सोने का वायर है। वी बेसिकली इट इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट, एज यू नो। और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऐड करता रहूँगा। जो रेयर नाम में ये रेयर अर्थ एलिमेंट, अर्थ पे रेयर है, स्पेस में बहुत एबंडेंट है, इसलिए थोड़े साल में एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम, अनलेस आई एम अलाइव हियर, तो वी विल सून सी एस्ट्रॉयड माइनिंग। अभी तो हम अर्थ में माइनिंग करते हैं ना, अर्थ में खड्डे खोद खोद के सब बाहर निकाल देते हैं, आयरन ओर्स ये वो, बट सून वी विल हैव एस्ट्रॉयड माइनिंग, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है लाइक गोल्ड, वो एस्ट्रॉयड में और हमारे यूनिवर्स में भर भर के पड़ा हुआ है। तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो होने वाला है जो जल्दी से जल्दी एस्ट्रॉयड माइनिंग चालू करेगा। देयर इज सो मच ऑफ गोल्ड, अ लॉट ऑफ गोल्ड। वो गोल्ड को माइन करने के लिए तुमको स्पेसशिप बनाने पड़ेंगे, तो पैसा लगेगा उसके भी। एनीवेज, तो थोड़ा देख लो what is the atomic number of gold. I will leave it as a question mark for you for today's class. Of course मैं कल बताऊंगा, मुझे बताना ही पड़ेगा, पर थोड़ा सा देख लो। Of course there are much more properties of gold compared to other, जैसे उसका रस्टिंग नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिल्वर महंगा है लेकिन नॉट लाइक गोल्ड, उसका रस्टिंग होता है। इसलिए सिल्वर को टाइम टू टाइम यू हैव टू क्लीन इट। पॉलिश करना बोलते हो तो बेसिकली इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। और उससे भी महंगा है, गोल्ड से भी महंगा है, प्लैटिनम। अभी ये इसका मेडिकल एप्लीकेशन भी है। जो डॉक्टर्स बनने वाले हो, यू हैव टू नो कि जब किसी का एक्सीडेंट हो, हड्डी वड्डी टूट गई, अंदर रॉड डालते हैं, कौन सा रॉड डालते हैं? प्लैटिनम, है ना? डालते हैं ना प्लैटिनम। वाई? इट्स फॉर द सेम रीजन, इट डज नॉट रस्ट। प्लैटिनम का भी होता है, नॉन प्लैटिनम भी होता है, तो वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर, किसका कितना बजट है। गुड। सो एनीवेज, गोल्ड एटम्स हमने इसलिए यूज किए क्योंकि दे आर हैवी, बल्की। तो वो इजीली, अगर अल्फा पार्टिकल आ भी रहा है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के आगे बहुत छोटा सा है, तो अगर इंटरेक्शन हो भी रहा है तो गोल्ड का एटम या न्यूक्लियस अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इट इज हैवी, राइट? तो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल का ही होगा। नहीं तो करने गए थे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग, हमने यूज कर लिया लाइट एलिमेंट, और जो टारगेट था उसका स्कैटरिंग हो गया। तो बेसिकली गोल्ड के एटम्स विल नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। देन ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ही रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बनने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज वाज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और उसमें छोटे छोटे क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स, और सामने से कौन आया? अल्फा पार्टिकल। अगर अगर वो सॉलिड स्फीयर होता ही पॉजिटिव चार्ज, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो सॉलिड स्फीयर के आर पार होते क्या? नहीं होते ना। तुम जा सकते हो दीवार के आर पार? नहीं जा सकते ना। तो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, वेयर इन यू हैव पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, करेक्ट, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस सॉलिड स्फीयर से पेनिट्रेट नहीं करने चाहिए। अगर नहीं करने चाहिए तो एक बात बताओ, ये आया आपका अल्फा पार्टिकल, यहाँ था आपके पास एक सॉलिड स्फीयर और उसके पीछे था एक डिटेक्टर, तो जीरो एंगल पे तुमको कितने अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अल्फा पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट दिस सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ कि ना? तो जीरो एंगल पे कितना मिलना चाहिए? एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
were basically detected at zero angle. Most of the alpha particle passes undeviated. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो गलत है, राइट. और देन सिर्फ 0.14%, 100% में से सिर्फ 0.14%, 0.14% were found to scatter at angles larger than 0.1 degree. मतलब 99.86% 0.1 डिग्री के कम एंगल पे स्कैटर हुए. मतलब मोस्टली यहीं पे डिटेक्शन मिले हमको, मोस्टली एट वेरी स्मॉल एंगल्स. ये तब पॉसिबल है जब एटम इज एक्चुअली लाइक अ एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस है वो. राइट, गुड. तो याद रखना, अबाउट 1 in 8,000, हर 8,000 में से एक इज डिफ्लेक्टेड एट एंगल ग्रेटर देन 90. हर 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ एट एन एंगल ग्रेटर देन 90. ये भी इंपॉर्टेंट है. लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो. नहीं तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं मिलता है. अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लार्ज स्पेस, और सामने से भी आया अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, ये भी न्यूक्लियस है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में और छोटे से अल्फा पार्टिकल में इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन जो स्कैटरिंग एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा. इट इज स्कैटर्ड एट लाइक 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग भी सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज इन अ स्मॉल रीजन. देन अबाउट 1 in a million, 1 in a million, बराबर. हाउ मच इज 1 million? 1 million इज 1 million. मैं इंडियन इसमें पूछ रहा हूँ, कितना? 10 lakhs. तो 10 लाख में से एक इज डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 180 डिग्री? ऐसा आया, यू टर्न मारा, वापस गया. दैट इज 180 डिग्री. बैक स्कैटरिंग बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? बैक स्कैटरिंग. और होता है ना हमारे साथ भी, ऐसा होता है कि नहीं? हमको जाना था उस गली, लेकिन उस गली में कोई है डॉन, हम गए, दिख गया सामने से, अरे बाप रे, छोड़ो. तो इधर भी वही है, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया और सामने उसको दिख गया पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस. आया और उसी डायरेक्शन में वापस भी गया. तो अगेन 180 डिग्री, जिसको तुम बैक स्कैटरिंग बोलते हो, वो भी तभी पॉसिबल होता है जब पॉजिटिव चार्ज एक बड़े रीजन में नहीं, एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो. पक्का? तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है. पहली बात, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज एक बड़े रीजन में बड़ा, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हो, बड़ा मतलब 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, विच इज एक्चुअली वेरी छोटा. क्योंकि व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम का साइज होता है. तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो वो जो स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, प्लम, उसका साइज कितना है? 10⁻10. तो पॉजिटिव चार्ज कितने रेडियस या डायमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 10⁻10, बराबर. तो इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो अल्फा पार्टिकल इस सॉलिड स्फीयर को पास नहीं कर पाएगा. अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, मतलब 0 डिग्री या स्मॉल डिग्री पे तुमको एक भी अल्फा पार्टिकल नहीं मिलना चाहिए था. हुआ इसका उल्टा. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तुमको कहाँ मिले? अनडिफ्लेक्टेड, अनडिवेटेड, मतलब 0 डिग्री पे. और 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनफैक्ट सिर्फ 0.1 डिग्री तक ही स्कैटरिंग हुआ, मतलब एट वेरी स्मॉल एंगल्स. और 1 in 8,000 were scattered at angle greater than 90 and 1 in a million were deflected at an angle of 180. तो ये सारे एविडेंस है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लम जैसा नहीं है. वो नहीं है प्लम जैसा. कैसा है फिर? इट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम. राइट? जैसे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पहली बार नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, वैसे रदरफोर्ड ने ये जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है ना एट द सेंटर ऑफ एटम, इसको पहली बार बोला न्यूक्लियस. क्या बोला? न्यूक्लियस. गुड. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय गीगर मार्सडेन, क्योंकि मैंने बताया ये एक्सपेरिमेंट तो सारा गीगर मार्सडेन ने किया, ऑब्जर्वेशंस भी गीगर मार्सडेन के थे. तो लाइक गुड स्टूडेंट्स,
दे वेंट टू देयर प्रोफेसर, प्रोफेसर सी व्हाट वी हैव गॉट। थॉमसन जो बोल रहा है उसके हिसाब से तो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुम ही देख लो क्या हुआ। तो फिर रुदरफोर्ड ने बोला अच्छा मैं समझाता हूँ क्या हुआ। तो देखो क्या समझाया उसने। He concluded that the large scattering angle is possible only because alpha particles are repelled by a massive positive center known as nucleus. Then by observing distribution and studying the trajectory of the scattered alpha particle, कितने कितने एंगल पे कितने कितने alpha particles scatter हुए, he determined the size of the nucleus to be 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 10. थॉमसन के हिसाब से जो एटम का साइज है वो पॉजिटिव चार्ज का साइज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्फीयर है। उस पॉजिटिव स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट माना जाए तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायामीटर आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁻10। ठीक, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10⁻15 या टू 10⁻14। इसका मतलब 10 पावर 5, 1 लाख गुना कम कंपेयर टू थॉमसन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख टाइम्स स्मॉलर स्पेस में, राइट। तो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम्स। एटम का साइज कितना, 10⁻10, और न्यूक्लियस का कितना आया, 10⁻15। तो कितना डिफरेंस है, 10⁵ ऑर्डर्स। तो 10⁵ ऑर्डर छोटा है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज एक्चुअली इन अ वेरी स्मॉल रीजन। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, व्हिच मींस यू नो मोर देन 99% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब समझ में आ रहा है, तुम्हारा खुद का बॉडी 99% एम्प्टी है बिकॉज यू आर मेड अप ऑफ एटम्स। गुड गुड। तो इसके आगे का बाद में बात करेंगे, फिलहाल लेट अस फोकस हियर। सो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, the atom has a tiny positively charged core called as nucleus. बराबर, good. The total positive charge and almost entire mass of atoms is confined in the nucleus, right? अब ऐसा क्यों? क्योंकि I told you what is mass of proton, 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. What is mass of electron, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. एंड इफ यू रिमेंबर हमने पिछले चैप्टर में 2-3 बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वेयर तुमको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेशो चाहिए था। वो आता है 1836, मतलब प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो फिर मैक्सिमम मास कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन से, मतलब न्यूक्लियस से। तो द टोटल पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस से, और मास भी कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस से। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, ऑफ कोर्स रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से रीजन में है, थॉमसन गलत बता रहा है। थॉमसन ने बोला कि ये सॉलिड स्फीयर है ऑफ द डायमीटर 10⁻10 और उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस है इलेक्ट्रॉन के, वो गलत है। तो सही बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल स्पेस व्हिच इज बेसिकली 10⁻15 मीटर का डायमीटर या रेडियस, राइट। तो लोग छोड़ थोड़ी देंगे, उसको ही पूछा अच्छा ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। The nucleus is surrounded by negatively charged electrons revolving, orbiting around the nucleus in circular orbit similar to planets revolving around the sun, right? तो जब लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है तो उसने बोल दिया देखो जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं ना अराउंड द सन, वैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। पक्का, गुड। देन एज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कितना है न्यूक्लियस का साइज, 10⁻15। वैसे इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, फर्मी एनर्जी के केस में बोलते हैं, लेकिन बाकी केसेस में फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको। एज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर, अबाउट 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। द एटम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस। पक्का, श्योर, राइट, गुड। देन खत्म हो गया स्लाइड, नहीं एक पेज होना चाहिए ना, खत्म हो गया। एनीवेज, तो आई विल एलोबरेट लिटिल बिट दिस लास्ट पॉइंट, फिर हम लोग जाएंगे अगले मॉडल पे विच इज बेसिकली बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो ऐसा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो रुदरफोर्ड मॉडल है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय गीगर एंड मार्सडेन, एंड फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन ये उसके कुछ कंक्लूजन्स थे जो रुदरफोर्ड के मॉडल के फॉर्म में आए कि एटम हैज अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, करेक्ट। और ये जो न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁻⁴,
10⁻⁻15 मीटर। सारा पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो एंटायर मास ऑफ द एटम इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, बराबर। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। ये बोल के फंस गया। अब क्यों फंसा? तो अब वाई रुदरफोर्ड ने जैसे ही बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे ही ये बोला गया। क्यों? क्योंकि देन पीपल स्टार्टेड सेइंग अच्छा ऐसा है। अब जब मैं पीपल बोलता तो यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है। देयर ऑफ कोर्स मेरी साइंटिस्ट, और तुमको पता होना चाहिए कि साइंस में एक्चुअली क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हारे क्रिटिक्स नहीं है तो तुम्हारा ग्रोथ भी नहीं है। साइंस में साइंस का ही ग्रोथ नहीं है। जब तक तुमको गलत बोलने वाले लोग नहीं है तब तक तुम खुद को करेक्ट भी नहीं करते। तो दैट इज व्हाई यू सी एज ही सेड कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। अब चलो मैं मान लेता हूँ, फिलहाल मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? The motion of a particle along the circumference of circle with constant speed, velocity बोलना नहीं, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे टैंजेंशियल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी पॉइंट पे होगा तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, राइट। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लोगों ने ये बोला कि चलो ठीक है रुदरफोर्ड, तुम्हारी बात मान ली। अब एक बात समझाओ कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, इवन इफ इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो, चेंज तो हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सेलरेशन। और हमने ऑलरेडी देखा कि यूसीएम के केस में देयर इज ओनली वन एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको तुम रेडियल कंपोनेंट भी बोलते हो। तो ए आर बोल दो या एसी बोल दो, डज नॉट मैटर रियली। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एक्सेलरेटेड। और यू नो जब भी चार्ज पार्टिकल का रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, इट स्टार्ट्स इमिटिंग एनर्जी, इट स्टार्ट्स लूजिंग एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इट शुड बी इमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली। पक्का? तो इससे दो चीज होगी। अब नंबर वन, अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है और जब मैं इस एनर्जी को मेजर करूंगा तो मुझे कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलते रहने चाहिए। तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो होना चाहिए था कंटिन्यूअस। ऐसा होता ही नहीं है, हमको मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। अब तुमको मैं लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है, दो टाइप के स्पेक्ट्रा आते हैं। एक है कंटिन्यूअस, जिसमें तुमको एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलता रहता है, राइट, विदाउट एनी गैप्स, ये कंटिन्यूअस है, ठीक। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि तुमको एनर्जी मिलता है, फिर नहीं मिलता है, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता है, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता है। ये लाइन स्पेक्ट्रा है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करते रहना चाहिए। तो मिलना तो ये चाहिए था, राइट, लेकिन मिलता ये है। मतलब रुदरफोर्ड could not explain why do we get line spectra instead of continuous spectra, number one. Number two, basic flaw, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते ही जा रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही मर्ज हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग एनर्जी, which raises a big question on the stability of the atom. तो ये atom stable है ही नहीं, this is not a stable atom. तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है, रुदरफोर्ड could not explain these two things कि why we do not get a continuous spectrum and why, and of course the atom is unstable according to Rutherford's model. तो stability नहीं समझा पाया, Rutherford could not explain stability of an atom. तो ये दो मेजर फेल्यूर्स थे। बाकी फेल्यूर्स पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट ये दो मेजर फेल्यूर्स थे किसके? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के।
तो डेल्टन के बाद आया थॉमसन मॉडल, थॉमसन के बाद आया रुदरफोर्ड मॉडल, और रुदरफोर्ड मॉडल करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। सिर्फ इतना है कि रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स, बराबर। अभी जब मैं भी मास्टर्स में था ना, मैंने किसी को बताया भी था, तो मास्टर्स में बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। अभी तो आपको सिर्फ ठीक है, अभी 12th के स्टेज में तो इतना नहीं है, सच में नहीं है, तुमको पढ़ना है, एग्जाम लिखना है। हमारे लिए तो अलग ही स्वैग होता है वहाँ पे, हर एक एक्सपेरिमेंट करो, हर एक एक्सपेरिमेंट का वाइवा लेंगे, ओरल लेंगे, ओरल नहीं दे पाए नेक्स्ट वीक आओ, नहीं दे पाए नेक्स्ट वीक आओ, एग्जाम के दिन तक तुमको सारी छूट है, नहीं कर पाए नेक्स्ट ईयर आओ, अगले साल। तो फ्री बीज नहीं है, फ्री के मार्क्स नहीं मिलते वहाँ। तो फिर प्रेशर बहुत था और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, और फॉर्चुनेटली से 2-2 के ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करने थे हमको। तो फिर वो मेरा एक दोस्त था कि चलो इस हफ्ते में सारे ओरल निपटा देंगे, 10 वाइवा इन 1 वीक। मैं बोला तो कैसे करेगा? तो बोलता 5 तू कर, 5 मैं करूँगा, जॉइंट अकाउंट, बेसिकली नॉट अलाउड बट ठीक है। बोला तो कर तो लेंगे, वाइवा के टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे? बोला तो चल देख लेंगे जो होगा। तो वी जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रोफेसर्स ऑफिस, वी वांट टू गिव वाइवा। प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा, तो अभी क्वेश्चन तो मुझे पूछा, अब मैं तो प्रिपेयर नहीं करके गया था, तो आई वाज लाइक हाँ जैसे नॉर्मली होता है ना स्टूडेंट का मोड, ऐसा दिखाते हमको आता है। तो बीच में ही इंटरप्टेड, वो बोला सर इसको सब आता है, इसको बताते नहीं आता है। ऐसे गुड। तो रुदरफोर्ड के डिफेंस में आ गया नील्स बोहर। वो बोला कि अरे रुदरफोर्ड सही बोल रहा है, सिर्फ उसको समझाने नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो कितनी अच्छी दोस्ती है। तो रुदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट साबित करने के लिए बोहर्स का मॉडल आया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन 3 assumptions, 3 postulates, राइट। तो बोहर ने क्या किया, बोहर ने 3 थ्योरी कंबाइन करके एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया है। यहाँ से आगे हमको डेरिवेशन भी स्टार्ट करने हैं, और कुछ भी नहीं है, लंबे लंबे डेरिवेशन है लेकिन बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन है। तो रिमेंबर बोहर्स मॉडल ये 3 पोस्टुलेट पे बेस्ड है। व्हाई ऑन 3 पोस्टुलेट? क्योंकि 3 थ्योरी को यूज किया है यहाँ पे। एक है क्लासिकल थ्योरी, और मैं तुमको बता देता हूँ कि क्लासिकल थ्योरी कहाँ पे यूज हुआ, क्या है तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बोलेंगे बोहर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट एंड बोहर यूज्ड ऑल द 3 theories टू एक्सप्लेन हिज एटॉमिक मॉडल। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग, मतलब परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, उस केस में एंगुलर मोमेंटम L, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सेकेंड पोस्टुलेट बनता है वो। तो क्लासिकल थ्योरी हमने अप्लाई किया सेकेंड पोस्टुलेट में, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मैं आऊंगा डिटेल में एक एक करके। उसने दूसरा थ्योरी यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? What is Coulomb's law? The force between two charged particles is 1/4 pi epsilon 0 q1 q by q2 by r square. तो बेसिकली क्योंकि रुदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ तो सोर्स होगा ना, वो कहाँ से आएगा? तो वो कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा थ्योरी हो गया। पहला था क्लासिकल, देन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड थर्ड इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। रिमेंबर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। What is Planck's quantum theory? That the energy is emitted in the form of small packets, and each packet has energy of h nu. तो ये 3 थ्योरी यूज किए, इसलिए 3 पोस्टुलेट्स है। हमको बोल देते हैं, या फिर मतलब बुक्स में भी कई जगह पे लिखा होता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट। क्यों 3 पोस्टुलेट? चौथा क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? क्योंकि बोहर ने यूज किए 3 डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन हिज एटॉमिक मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट है पोस्टुलेट 1, which is basically based on electromagnetic theory. Electromagnetic theory. जैसे as I told you
रुदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया ना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डूइंग, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, रुदरफोर्ड हैड नो आंसर। बोर ने बोला दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is revolving in a circular orbit around the nucleus, with nucleus at the center, of course, right? The necessary centripetal force for circular motion, the necessary centripetal force for circular motion is provided by electrostatic force, is provided by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between कौन and कौन, between the electron and the nucleus. पक्का पक्का। तो first postulate is based on electromagnetic theory. It tells you that electron in an atom is revolving around the nucleus in circular orbit. अब क्योंकि circular orbit है तो necessary centripetal force for circular motion is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. अब दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमको अभी पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। तो जो ओरिजिनल इक्वेशंस बने थे ना, उसमें दो चार्जेस थे, एक था इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, -e चार्ज, Q1 इज -e, और दूसरा चार्ज जो प्रोटॉन है, Q2 इज +e। तो दो ही चार्जेस है, बराबर। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन छोड़ के बाकी एटम्स की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 2, लिथियम 3, एंड यू नो आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एलिमेंट तब तक चेंज नहीं होता जब तक प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो। तो इन जनरल ये जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, इसको मैं Q2 बोल रहा हूँ। तो इन जनरल Q2 को मैं Ze लिखूंगा, वेयर Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1, बराबर। फॉर हीलियम इट इज 2, फॉर लिथियम इट इज 3। तो जनरली Q2 इज Ze, Q2 is Ze. If you're not well, you can go, no problem. Then ये एक चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिमेंबर यहाँ पे एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा चार्ज है वो बेसिकली Ze है, Q2, एंड Q1 इज -e। पक्का पक्का। तो रिमेंबर, एज आई सेड, what did I just tell you, that the necessary centripetal force is coming from force of attraction between electron and the nucleus. अब ओरिजिनली ये जो थ्योरी था ये हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए था ओरिजिनली, राइट। लेकिन मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, तो जनरलाइज करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे Z यूज किया। ओरिजिनल वर्क में यहाँ पे E है, E, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली अगर जनरलाइज करना है तो मैं इसको Z बोल रहा हूँ, मतलब तुम अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी एटम के लिए लगा सकते हो। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाय द वे जब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी ये था, ये तो एक था, दूसरा भी था। तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, इलेक्ट्रॉन थोड़ी स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है ना, हाँ कि ना, यस और नो, यस। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व हो रहा है ना,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट लगा कैसे सकते हो? वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट करने चाहिए, इधर कहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, इधर तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन भले ही मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कहीं पे भी अगर है तो उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस इज सेम, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट चेंजिंग, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मान सकते हैं। अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ चार्ज चेंज होता तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगता नहीं है। तो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हो ओनली फॉर द रीजन कि इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to what? is equal to, कहां से आया जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ कहां से आया? is equal to electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between electron and the nucleus. Okay, very good. पक्का What is centripetal force का फॉर्मूला? mv स्क्वायर। और बाय द वे रिमेंबर, जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज कमिंग फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस नहीं लिखना है। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r। और बाय द वे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ज्यादा राइट अप लिखा नहीं, आई डिड नॉट वांट टू राइट डाउन कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद रेडियस r। वो तुमको दिख रहा है, यू हैव अ इलेक्ट्रॉन whose mass is m is revolving around the nucleus, right, with radius r in circular orbit. So r is radius assumed है, m is mass of electron, क्योंकि electron is the one who is moving, तो mass of electron v square, v is the speed of electron, and this electrostatic force is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। यहाँ पे q1 कितना है? e। हाँ माइनस ही है, लेकिन मैंने क्या लिखा? मॉड। और q2 क्या है? ze। तो क्या हो गया? ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। और जितने भी इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं वो सारे के सारे इक्वेशन हमको काम में आएंगे, क्योंकि एक पॉस्टुलेट से तुम कुछ और डिराइव करोगे, दूसरे से तुम कुछ और डिराइव करोगे, तीसरे से तुम कुछ और डिराइव करोगे। तो तीनों पॉस्टुलेट के जो फॉर्मूला बन रहे हैं वो सब तुमको भी पता होना चाहिए। पॉस्टुलेट नंबर 2, गुड। पॉस्टुलेट नंबर 2 इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। देखो अभी तुमको पॉस्टुलेट 1 क्या बता रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डूइंग? रिवॉल्विंग, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये तो रुदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन रुदरफोर्ड को लोगों ने क्या क्वेश्चन किया कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है और अगर ये रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर मोशन में तो इट शुड इमिट एनर्जी। अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं है, राइट। तो फिर बोर के पहले पॉस्टुलेट में तो वही बोला, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल है, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या रेडिएट करना चाहिए था? एनर्जी। तो ये जो मोशन है ये स्टेबल होगा क्या? नहीं। तो वो स्टेबिलिटी जो है वो सेकंड पॉस्टुलेट बताता है। पहला पॉस्टुलेट बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड पॉस्टुलेट ये बताता है कि why the orbit is stable। तो postulate 2, and postulate 2 is based on classical theory. It tells you that electron revolves in certain allowed orbits। वही orbit allowed होते हैं in which the angular momentum of electron, क्योंकि remember who is moving? Electron। तो angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi। तो remember electron revolves in certain orbits। ये जो certain orbit है, इन certain orbit का नाम है, इसको stable orbit बोलते हो, या इसी को stationary orbit बोलते हो, या इसी को permitted orbit बोलते हो, या इसी को allowed orbit बोलते हो,
या इसी को क्वांटाइज्ड ऑर्बिट बोलते हो, बहुत सारे नाम है इसके। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्टेन ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट, या फिर लास्ट बट वन बेंच, या फिर इलेक्ट्रॉन revolves in certain orbits known as stable or stationary or permitted or allowed or quantized orbit in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। पक्का पक्का, श्योर, गुड। आगे आ जाओ, आगे तुम भी तुम्हारा ऑर्बिट चेंज कर लो। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो इन सर्कल्स, बट यू आर सपोज टू हैव अ क्वांटम जंप फ्रॉम सम बेंच टू सम अदर बेंच। गुड। तुम्हारा जोड़ीदार को छोड़ के आगे पीछे आ गया। You should be entangled like two particles at infinite distance from each other. Very good. So anyways, good. यहाँ तक clear? तो according to second postulate, only those orbits are allowed. वापस से मैं पूरा theory नहीं लिख रहा, notes इसके लिए देता हूँ मैं। So remember, to explain the stability of atom, Bohr used second postulate based on classical theory, which tells you that कि ऐसे कुछ ऑर्बिट्स है जिसको तुम स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, और भी 2-3 नाम देते हो, परमिटेड ऑर्बिट, अलाउड ऑर्बिट, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बराबर, राइट। अब ऐसे ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो हो रहा है लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो उस ऑर्बिट पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इन सच ऑर्बिट्स the angular momentum of electron, मतलब कौन, L, should be integral multiple of h upon 2 pi। तो nh upon 2 pi, ये हमने dual nature of radiation and matter में यूज भी किया, ये यूज किया था ये हमने। मैंने बोला भी था कि आप अगले चैप्टर में सीखोगे, पक्का, राइट। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, allowed orbits, permissible orbits, permitted orbits, quantized orbit, etc., in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। पक्का। तो L किसका, L इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि रिवॉल्व कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। और रिमेंबर, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में है जहां पे एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का मल्टीपल है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है क्या, नहीं करता है, बराबर। व्हाट इज L बाय द वे, हाँ MVR, इट इज MVR। तो MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। और ये N जो होता है ना, N, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट टेल्स यू कि इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर के ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, पक्का, श्योर। तो ये आ गया सेकंड पोस्टुलेट, पक्का। तो देखो, हर एक पोस्टुलेट पे अगला पोस्टुलेट डिपेंडेंट है। अभी पहला पोस्टुलेट ने बताया इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर लोगों ने पूछा, ठीक है मान तो लिया, रुदरफोर्ड भी तो यही बोल रहा था, रुदरफोर्ड ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी, तो तुम कर रहे हो क्या? उसने बोला हाँ करता हूँ, रुको जरा। बोला कि ऐसे ऑर्बिट्स है। वैसे बाय द वे ये भी एक सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में है, बोहर ने इसको भी थ्योरेटिकली प्रूव नहीं किया, वो तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से प्रूव होता है, वो देखेंगे बाद में। तो बोहर ने बोला कि हाँ, देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए NH अपॉन 2 पाई। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, अच्छा ऐसा है, लेकिन हमको तो स्पेक्ट्रम दिखता है ना, हमको तो दिखता है कि एनर्जी इमिट हो रहा है एटम से, तो एनर्जी कब इमिट होगा फिर? तो फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नाउ बोहर सेज दैट कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम higher energy level, from higher energy orbit to a lower energy orbit,
then it emits energy in the form of photons. And the energy of the photon is equal to the difference in the energy levels, मतलब the difference in the energies of the electron, the two levels. So third postulate, it is based on which theory? Planck's quantum theory of radiation. So remember, electron emits radiation when it makes transition, मतलब when it jumps transition from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy. गुड. तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, तो वो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन in the form of packets, right? Remember, in the form of photons. Electron emits radiation, मतलब electron emits photons when it makes a transition from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy. और ये जो photon emit हुआ उसका एनर्जी कितना? तो उसका एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, the energy of emitted photon is equal to the difference in energies of what? Of electron in the two orbits. तो सिर्फ समझाने के लिए मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ आपको, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ऐसा है कि हमारे पास एक एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्बिट्स है. दिस ऑर्बिट्स मे और मे नॉट बी फील्ड. इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑर्बिट्स तो होता है. ठीक, मान लेते हैं कि ये nth हायर ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये pth लोअर ऑर्बिट है. तो जब इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट से pth लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम nth हायर ऑर्बिट to pth lower orbit, then the energy of the photon emitted is given by delta E, which is basically En minus Ep, और ये बन जाता है आपका h0, which is hc by lambda. पक्का? गुड. अब ये रिमेंबर, ये तीन इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस पे अभी बहुत सारे इक्वेशन बनने वाले हैं, लेकिन पहले मैं ये तीन इक्वेशंस रिवाइज करवा देता हूँ. Rutherford's model was not incorrect. Rutherford's model was correct. All the positive charge is concentrated in a very small region of space at the center of the atom, which is known as nucleus. The size of nucleus is 10 raised to minus 15 meter. Right? Typical size of an atom is 10 raised to minus 10 meter. Where are the electrons? Electrons are revolving in circular orbits around the nucleus, just like the planets revolve around sun. लेकिन this raises a big question on the stability of atom, जो रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर पाया, तो बोहर्स ने एक्सप्लेन किया बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट. पहला पोस्टुलेट था बेस्ड ऑन electromagnetic theory. It tells you that electron revolves around nucleus in circular orbit. Necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. Right? तो mv square by r equals to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, where q1 is e, मतलब माइनस e ऑफ कोर्स, लेकिन मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, और q2 is ze. तो ये बन गया 1/4 pi epsilon 0 ze square upon r square. इक्वेशन नंबर 1.
second postulate is based on classical theory. It tells you that certain orbits are allowed in which electron does not radiate energy. This allowed orbits, this stable orbits, this stationary orbit, this quantized orbits are those orbits in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो L equals to nh upon 2 pi. n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच टेल्स यू कि कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और ये L होता है MVR, तो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ऐसे ऐसे इक्वेशन याद होने चाहिए, नहीं तो आगे तुमको कोई भी इक्वेशन डिराइव नहीं करते आएगा। नंबर 3, postulate 3 is based on Planck's quantum theory of radiation, which tells you whenever electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, higher energy orbit to lower energy orbit, it radiates energy, it emits energy in the form of a quanta or photon, and the energy of that photon emitted is equal to the difference in the energy of the electron between the two orbits. तो En माइनस EP। अब अगर तुमको ये तीनों इक्वेशंस याद है तो अभी देखो कैसा है, ये तीन इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालने के लिए, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सेकंड में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में भी हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट का रेडियस अलग है। तो मुझे अगर रेडियस का इक्वेशन चाहिए, किसका इक्वेशन चाहिए, रेडियस, तो हम लोग पहले दो पोस्टुलेट यूज करते हैं, पहले दो पोस्टुलेट। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है क्या ऐसा? तो सिक्वेंशियली मैंने नोट्स बनाए हैं वेयर इन यू डोंट हैव टू, मतलब तुमको खुद को बहुत याद नहीं रखना पड़ेगा, तुमको अपने आप समझेगा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा सिक्वेंशियली हमको डिराइव करना है। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, और इसको रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ही बोलते हैं क्योंकि बेसिकली बोर्स मॉडल की बात चल रही है, राइट। तो अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे दो पोस्टुलेट यूज करने हैं। नंबर 1, फर्स्ट पोस्टुलेट, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, यू नो दैट mv square by r is 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square by r square, बराबर। एक आर गया 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 गया, तो v square इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square by mr। और बिल्कुल इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ तुम स्टेप्स के फॉर्म में याद रख लो कि क्या करना। v स्क्वायर मिल गया। अब वी ऑल्सो नो दैट, सेकेंड पोस्टुलेट, we know that, what do you know from second postulate, mvr equals to nh upon 2 pi, तो यहाँ से v मिल जाएगा nh upon 2 pi mr, तो यहाँ से v स्क्वायर मिल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। therefore from equation number 4 and 5, from equation number 4 and 5 you will get left hand side same तो right hand side भी same। तो आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, जल्दी बताओ क्या मिल गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर अपॉन mr। बराबर। सिर्फ एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक गलती हुई तो ये गलती आगे प्रोपोगेट हो जाएगी, तो इसलिए एरर मत करो। मैंने किया तो मुझे भी बता दो। 4 पाई कैंसल हो गया क्या? यस। तुमको क्या चाहिए था? आर। क्या चाहिए था? आर। तो आर को उधर भेज देते हैं, ये आ गया आर इक्वल टू, इधर कौन है? एन स्क्वायर है। अच्छा एक काम मैं और करने वाला हूँ, इधर कौन है? एच स्क्वायर है, कौन है? एप्सिलॉन 0 है, कौन है? एन स्क्वायर है। मैं जानबूझ के एन स्क्वायर वाला लिख रहा हूँ, फॉर पर्टिकुलर पर्पस बताता हूँ बाद में, ठीक है ना। ये हो गया इतना करेक्ट। नीचे नीचे पाई और एम और ई स्क्वायर और जेड, बराबर करेक्ट, राइट। और मैंने जैसे बोला कि हर एक ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होगा। ऑर्बिट कौन बताता है? एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम यहाँ पे सिर्फ आर सफिक्स एन लिखना चालू कर देंगे हम, वेयर आर एन स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर एन की वैल्यू 1 डालोगे तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, 2 डालोगे तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। तो इसके आगे से मैं ऐसा लिखने वाला हूँ। अब ये इक्वेशन लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो तुम, यू कैन चेक। अब नहीं, ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो इधर इतने इक्वेशन बनते हैं ना, याद नहीं रहते हमको।
देखो ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे जैसे मैं प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं हायर एलिमेंट के पास जा रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन में Z1 था, एक प्रोटॉन था, अभी मैंने हीलियम कर दिया तो Z2 हो गया, 2 प्रोटॉन हो गए, लिथियम कर दिया Z3 हो गया, ठीक है, 3 प्रोटॉन हो गए। व्हाट डू यू थिंक, जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो जो ऑर्बिट है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं है। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो विद इंक्रीजिंग Z, R शुड डिक्रीज। रिलेशन कैसा आना चाहिए? ये तरीके होते नहीं भूलने के, क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ कर दी ना गए, तो ये यू हैव टू थिंक लाइक वाइज। अब सोचो, जब मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं हायर एंड हायर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सिर्फ n स्क्वायर है, वो याद रखना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। पक्का? अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि ये जो बोहर्स मॉडल है ना, ये ओरिजिनली हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, तो मुझे कौन बताएगा कि हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू कितनी होती है? 1। और वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ बैठा है? फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसको तुम ग्राउंड स्टेट बोलते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसको एक नाम दे देंगे, शायद R0 बोला है या R1 बोला है, आई डोंट नो, चेक करो नोट्स में, बुक टू बुक उसका नोटेशन अलग होता है। R1, सिर्फ R। एक मिनट, क्योंकि कुछ कुछ बुक में ना ये फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को एक स्पेसिफिक नोटेशन है। रुको 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 रुको, बताता हूँ मैं, ठीक है, इट्स ओके, या डन। कुछ नहीं बोला है इसको, एनीवेज मैं R1 बोल देता हूँ, R1। यहाँ ध्यान दो, अभी ये n की वैल्यू कितनी? 1, Z की वैल्यू कितनी? तो ये क्या हो गया? 1। तो बचा कौन? h² एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे, सारे ही कॉन्स्टेंट्स है, h इज कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन 0 इज कॉन्स्टेंट, m इज कॉन्स्टेंट, e इज कॉन्स्टेंट, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के बाद तुमको मिलता है ऐसा, 0.5371 एंगस्ट्रॉम। 0.5371 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। देयरफॉर nth ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा, किसका? nth ऑर्बिट का, इज इक्वल टू दिस वैल्यू। व्हाट इज दिस वैल्यू? क्या ये क्या है? R1 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? R1 n स्क्वायर। हाँ, Z की वैल्यू 1 कर दी ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। पक्का पक्का, अगर नहीं करोगे तो Z भी लिखो, कोई क्या फर्क पड़ता है फिर। गुड। तो व्हाट इज R1? 0.5371 n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। तो ये तुम्हारा बन गया अभी जनरल फॉर्मूला। मतलब तुमको अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालना है और हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो n और Z की वैल्यू 1। अगर तुमको हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो into 4 हो जाएगा वो। अगर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3। तो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। और एज यू सी कि nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई जगह पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है। पक्का पक्का? गुड। तो ये क्या मिल गया आपको? रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। अभी तक तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया। कैसे किया? फर्स्ट पोस्टुलेट एंड सेकंड पोस्टुलेट से। पक्का? अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वैसे मैं एक तुमको पहले से बता देता हूं लॉजिकली, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। थोड़ा हम इसमें लॉजिक भी अप्लाई करते जाए तो अच्छा है। एक बात बताओ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने से स्पीड भी कम होती है, मतलब स्पीड और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, इनवर्स आना चाहिए लॉजिकली। अब ये तो एक हो गया। अब z के साथ सोचो, जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूँ, z बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो स्पीड भी बढ़ेगा, मतलब v का रिलेशन z के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और n के साथ इनवर्स। तो हम लोग चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तुमने यहाँ पे v का एक इक्वेशन डिराइव किया था, क्या था, क्या, NH/2πmr, राइट। तो वी नो दैट v equals to NH/2πmr, right? Also we know that r मतलब Rn, what is r, h square epsilon 0 by pi m e square n square by z। पक्का। इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट दिस हियर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देयरफॉर चलो इसको नंबर दे देते हैं ना कुछ, इक्वेशन नंबर समथिंग 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 समथिंग, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, राइट, पक्का। तो फ्रॉम 6 and 7, so therefore from equation number 6 and 7, from these two equation you have v equals to NH/2πm, NH/2πm, और इधर r भी है, लेकिन r क्या है, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर z, इसको ऊपर ले जाओ, पाई एम ई स्क्वायर z, हाँ कि ना, हाँ, एक n एक h एक n एक h एक पाई एक m कैंसल, बराबर। तो व्हाट इज v, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0, इधर एक z बचा, इधर एक n बचा, है कैसा, चेक कर लो, होना चाहिए v का इक्वेशन है, ऐसा ही है पक्का, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 z बाय n। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि v शुड बी इनवर्स रिलेटेड टू n एंड शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो बराबर है, वेरी गुड, गुड, श्योर श्योर। ये तुमने क्या फाइंड किया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पक्का, श्योर। अभी हमको फाइंड करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है क्या अगला टॉपिक, क्या है अगला टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये कंटिन्यूटी में ही होना चाहिए, नहीं तो अगले दिन वापस मेरे को पिछला रिवाइज करवाना पड़ता है, उसमें जाता है हमारा बहुत सारा टाइम। तुम टाइम की चिंता मत करो, टाइम में आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट, डोंट वरी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, वैसे भी टाइम इज एब्सोल्यूट, यू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट, टाइम इज एब्सोल्यूट ना, नहीं पता, छोड़ो, जाने दो, आई डोंट वांट टू गो इनटू अदर थिंग्स, नहीं तो बीच में कहीं आइंस्टाइन आ जाएगा इधर, मतलब इधर थ्योरी में, सच में नहीं, सच में तो एनीवेज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन बोर्स ऑर्बिट। अभी एनर्जी फाइंड करने के लिए थोड़ा सा और हम अभी इसमें बेसिक, बहुत बेसिक फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और तुमको पता है मैंने तुमको अभी अभी क्रैश कोर्स में, मतलब कल ही, कौन सा चैप्टर खत्म किया, एग्जैक्टली मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं ऐसा रैंडमली कोई भी चैप्टर किधर भी नहीं पढ़ा था, इट देयर हैज अ कनेक्शन। हमने वहाँ पे ना सैटेलाइट का एनर्जी फाइंड किया था, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, किया था क्या, मैंने तुमको सैटेलाइट का एनर्जी निकालने के लिए क्या बोला था कि सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व हो रहा है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट, एंड सिंस इट इज रिवॉल्विंग इट आल्सो हैज काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या किया था तुमने, काइनेटिक एनर्जी प्लस, यहाँ भी वही है, यहाँ पे सैटेलाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन है,
और अर्थ की जगह पे न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो तुमको बस ये दो एनर्जी फाइंड करनी है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, हो गया तुम्हारा काम। तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ nucleus, right? Therefore it has potential energy as well as kinetic energy। क्योंकि रिवॉल्व हो रहा है तो मोशन में तो है ही ना, मैंने तो बोल दिया रिवॉल्विंग मतलब मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही, लेकिन किसके पोटेंशियल में, किसके फील्ड में रिवॉल्विंग है, न्यूक्लियस के, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। Therefore, total energy of electron is kinetic energy of electron plus potential energy of the system, क्योंकि potential energy एक सिंगल चार्ज का नहीं होता, वो सिस्टम का होता है। अब मैं चाहता तो मैं तुमको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना के दे देता, लेकिन मैं वैसे करूंगा नहीं, क्योंकि अगेन थोड़ा सा रिविजन इज ऑल्सो पर्पस। जैसे अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन में भी हमने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज -Gm1m2/r, वो तो ठीक है, लेकिन -Gm1/r क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू क्या था, मास। यहाँ पे भी वैसा ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसका पोटेंशियल, किसके पोटेंशियल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इनटू चार्ज, किसका चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। वहां पे सैटेलाइट घूम रहा था, तो सैटेलाइट का मास इनटू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ऐसा था ना, -Gm/r, G कैपिटल M/r was potential of earth and small m was mass of satellite। तो ये जानबूझ के मैं यहाँ लिखता हूँ सो दैट तुम्हारा 2 चैप्टर एक ही साथ हो जाए। गुड, देन फिजिक्स तो समझो, एक बार फिजिक्स समझ में आ गया ना, तो मैं सच में बोल रहा हूँ, इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देन यू विल नेवर बी द सेम अगेन। तुम्हारे लिए दुनिया वैसा काम ही नहीं करेगी जैसा बाकी लोगों के लिए होता है। इट हैज़ बिकम सो हार्ड फॉर मी टू कनेक्ट विद द अदर वर्ल्ड, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैंने बताया था एक बार क्लास में, वो मुझे पूछ भी रहे थे, दिस स्टूडेंट टुक मी टू जतरा, सम ऑफ देम, एंड वहाँ पे आई वाज कंटिन्यूअसली सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि इट बिकम्स अ हॉबी एंड आल्सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो एनीवेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जैसे वहाँ पे -Gm/r था, यहाँ पे kq/r है, k मतलब 1/4πε0, q इज द सोर्स चार्ज जो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो न्यूक्लियस कर रहा है, राइट। और इधर माइनस नहीं लगाते, ग्रेविटेशन में माइनस लगाते हैं, ग्रेविटेशन में माइनस तब लगाते हैं जब हमको, क्योंकि ग्रेविटेशन में फोर्स क्या होता है हमेशा, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में पोटेंशियल और पोटेंशियल जी अट्रैक्टिव मतलब माइनस का साथ ही आती है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 1/4πε0, किसका पोटेंशियल है, न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, और अपॉन क्या लिखेंगे, r, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है, -e, तो पोटेंशियल कितना हो गया, -1/4πε0 Ze²/r, इक्वेशन नंबर 2। तो नेगेटिव आ गया, और मैं तुमको बहुत बार बोला कि जहां जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, नेगेटिव, और टोटल भी क्या आता है, नेगेटिव आएगा, टोटल भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। गुड, अभी हमको क्या फाइंड करना चाहिए, कैसे फाइंड करना चाहिए पता है, पोस्टुलेट नंबर 1, क्योंकि पोस्टुलेट नंबर 1 में ना हमने mv² जैसा कुछ देखा, तो और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mv²/2, ½ mv²। तो अगेन वी नो दैट
व्हाट डू वी नो, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या, जेड ई, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, एक और एक हो गया कैंसल, दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर इज 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये बन गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3। अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी है ना, इसको मैं आगे से अभी ई बोलने वाला हूं, एक्चुअली मैं इसको ई एन बोलने वाला हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, therefore from equation number 1 to 3 you have total energy En equals to kinetic energy जो तुम्हारे सामने है 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। मैंने कितनी बार बताया तुमको कि एक 1/8 में से 1/4 निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1/2। 1/4 में से 1/2 माइनस किया तो -1/4, तो 1/8 में से 1/4 माइनस किया तो -1/4, तो -1/4। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 में से 8 गए, कितने बचे, -4। हाँ, वो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसल, तो क्या हो गया सॉल्व करके, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आगे जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक, मैं बता रहा हूँ कैसे करेक्ट है, बताता हूँ। और मुझे पता है 8 है, ये 8 है, अब बताता हूँ कैसे करेक्ट है। ये 8 है ऑफ कोर्स। गुड, यू रिमेंबर ग्रेविटेशन, यू रिमेंबर 4 एनर्जीज हमने फाइंड किए थे, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल एंड बाइंडिंग। मैंने तुमको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड कर लेना, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 काइनेटिक होता है, यहाँ भी वही होता है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया तुमने, निकाल लिया, ठीक। इसका मॉड मतलब माइनस साइन छोड़ दो, डिवाइड बाय 2 मतलब नीचे क्या हो जाएगा 8, वो क्या होगा काइनेटिक। तो तुम्हारा क्या आया काइनेटिक, कहाँ गया काइनेटिक, आया। तो तुमको मैंने ये बताया था क्या, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, बताया था। तो ये काइनेटिक है, इसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा टोटल। तो सारे इक्वेशन वैसे के वैसे बनते जा रहे हैं। गुड, देन अब सिर्फ हमारा काम रह गया इधर आर सब्स्टिट्यूट करना। ये तो तुमको मिल गया इक्वेशन ऑफ एनर्जी। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है nth ऑर्बिट का, लेकिन अभी तक मुझे n दिख नहीं रहा ना इक्वेशन में, और n किस में छुपा हुआ है, r में। तो अभी r का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो इक्वेशन 4 आपको देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो तुमको दिख भी रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और सही बात भी है। जितना रेडियस बड़ा होगा उतना एनर्जी कम होगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जितना रेडियस बड़ा है उतना इलेक्ट्रॉन दूर है, इलेक्ट्रॉन दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो एनर्जी भी कम है। तो अब इक्वेशन 4 में आर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट equation of r in equation number 4 but what is r, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बताओ। आई वॉन्ट दैट यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, मैं एक बार दिखा देता हूँ इक्वेशन, बट आई वॉन्ट यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर ई एन क्या था, ई एन -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर ऊपर पाई एम ई स्क्वायर और z। पक्का पक्का, हाँ कि ना, यस, ये ऑल करेक्ट, डोंट वरी। कैंसल कैंसल हो गया, श्योर श्योर, गुड गुड। और कुछ कैंसल कैंसल हो रहा है क्या, हो रहा है, नहीं नहीं तो कोई बात नहीं। फिर यू हैव माइनस माइनस
m e रेज टू 4 अपॉन अपॉन, हाँ z में बाद में लिखता हूँ, z और n स्क्वायर वो ठीक है, बाद में रखेंगे उसको, ठीक है, गुड, n स्क्वायर चलो लिख देते हैं, z अपॉन n स्क्वायर कौन है 8, कौन है एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, कौन है h स्क्वायर, है क्या, देखो चेक करो ये इक्वेशन मिलना चाहिए, हाँ z स्क्वायर, ऑफ कोर्स z स्क्वायर, z और z है क्या एनर्जी का इक्वेशन, m e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 16 है आपके नोट्स में तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5, बन गया क्या एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n, यस, पक्का पक्का, श्योर, गुड, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का इक्वेशन बन गया। अब वापस से स्टोरी क्या है कि सभी कांस्टेंट है n को छोड़ के, m कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e कांस्टेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 8 तो नंबर ही है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, और फॉर अ गिवन एटम z की वैल्यू भी कांस्टेंट है, पक्का, श्योर, राइट, सिर्फ n कैन चेंज बिकॉज इट इज ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में उसके ऊपर, तो एक काम करता हूँ z को भी मैं कांस्टेंट नहीं रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तब z की वैल्यू क्या डाल दूंगा 1, तो फिलहाल उसको अलग रखो, इसको कैलकुलेट करो, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे ना m, वैसे थोड़ा ध्यान, और z इज जस्ट अ नंबर, n इज जस्ट अ नंबर, तो ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन कहाँ से आ रहे हैं यहाँ से, और ये कौन है एनर्जी, तो ये किस में आएगा जूल में, किस में आएगा, और जूल को अगर ईवी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय ई, 1.6 × 10⁻19, तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे जूल में मिलेगा, और उसको मैं वापस से किससे डिवाइड करूंगा, ई से, 1.6 × 10⁻19, तो ये जब मैं पूरा कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे मिलता है 13.6 ईवी, क्या मिलता है 13.6 ईवी, तो m e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, ये ईवी में 13.6 आता है, ईवी में, हाँ ईवी में, गुड, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -13.6 बाय n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट, ऑफ कोर्स ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखो सारे के सारे चीजें दे आर सो कनेक्टेड है, मैं बताता हूँ, पहले खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ कि वाई सो कनेक्टेड। पहली बात, चलो मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन एटम मान लेता हूँ, जेड की वैल्यू क्या हो गई 1, अब मैं ये मान लेता हूँ कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 1, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, -13.6 eV, राइट, सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 बाय 4, थर्ड में -13.6 बाय 9, लेकिन इन ईवी, ठीक, तो जो एटॉमिक एनर्जी है, मतलब जो है ट्रांजिशन से एनर्जी आ रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने अभी बोला व्हाट वाज थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, एन एटम विल emit energy when electron makes a transition from higher orbit to lower orbit, तो वो एनर्जी किस में आएगा ईवी में, और वो एनर्जी ईवी में आने की वजह से वो तुम्हारे स्पेक्ट्रम में ही फॉल करता है, मोस्टली विजिबल लाइट दैट यू सी इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशंस, इज दैट क्लियर, पक्का, श्योर। अब अगला हमारा जो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यू नो, आजकल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत बात करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि तुम देखोगे इसी चैप्टर में 2 या 3 दिन के अंदर देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनका जो एनर्जी होता है वो भी बाउंड है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बाउंड है एटम के साथ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितना है ईवी, वहां पे होता है एमईवी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर से जो एनर्जी हमको मिल सकता है वो एटम से कंपेयर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया तो मिलियन टाइम्स ज्यादा है। इतू सा एक न्यूक्लियस, इट कैन गिव यू मिलियंस ऑफ ईवी ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम लोग आजकल न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे ही पड़ गए, क्योंकि दैट इज सो मच ऑफ एनर्जी, करेक्ट, क्लियर, पक्का। तो अभी
बिफोर वी स्टॉप, बिकॉज इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, अब बहुत हो गया, लेकिन यू हैव टू नो फर्स्ट पॉस्टुलेट। इक्वेशन जल्दी बताओ। एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू 1/4 जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। सेकेंड पॉस्टुलेट, mvr equals to nh upon 2 pi. Third postulate, delta E equals to En minus Ep which is equals to h nu. Excellent, good. पक्का। फिर हमने अगर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का इक्वेशन डिराइव करना है तो कौन से दो पोस्टुलेट यूज करने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले पोस्टुलेट से वी स्क्वायर निकालना है, दूसरे से भी वी स्क्वायर निकालना है, इक्वेट कर देना है, आर अपने आप मिल जाएगा। आर का इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, एच एप्सिलॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड बाय एन स्क्वायर बाय जेड, ये हो गया आर। पक्का। फिर हमको यही आर वी के इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करके वी फाइंड करना है, जो हमने फाइंड किया था। वी किया था क्या, वी फाइंड, यस। तो वी कितना आया, ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन 0 जेड बाय एन, राइट, करेक्ट। और हमको अगर एनर्जी का इक्वेशन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का इन nth बोर ऑर्बिट, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और कहाँ रिवॉल्व हो रहा है, इन द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करते हो, क्या करते हैं उसको ऐड, राइट। तो यू गेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विच इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्का। सो इसके आगे का टू बी कंटिन्यूड।